की ओर मुड़ जाता है। इसे सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। सिंटैक्सियल बैंड। हाँ, तो जब सांगपो नदी इस कठोर पर्वत से टकराती है ना, तो वो उसे सीधे पार नहीं कर सकती। इसके बजाय वो उस पहाड़ के किनारे किनारे मुड़ जाती है और हजारों फीट गहरे खड्ड यानी गॉर्ज का निर्माण करते हुए गुरुत्वाकर्षण के प्रचंड वेग के साथ नीचे गिरती है। ओहो, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ काट देती है। बिल्कुल। और परीक्षक ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं है, ये नदी के कैरेक्टर का बदलना है। कैरेक्टर का बदलना कैसे? तिब्बत में सांगपो बहुत शांत है, लेकिन जब वो गॉर्ज से नीचे गिरकर अरुणाचल में दिहांग बनती है तो उसमें एक विनाशकारी ऊर्जा आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत विजुअल है। एक शांत नदी अचानक खड्ड में गिरकर एक उग्र जलधारा बन जाती है। लेकिन अब उस वादे पर आते हैं जो हमने शुरुआत में किया था, याद रखने वाली ट्रिक्स पर। हाँ, क्योंकि चेमायुंगडोंग, सांगपो, नामचा बरवा, दिहांग, ये सारे नाम परीक्षा के तनाव में आपस में मिक्स हो सकते हैं। और यहीं पर हमारी पहली मास्टर ट्रिक काम आती है। जो भी कैंडिडेट्स इस चर्चा को सुन रहे हैं वे इस वाक्य को अपने दिमाग में बैठा लें। ट्रिक है, तिब्बत में सांग गाती है, अरुणाचल में दहकती है। तिब्बत में सांग गाती है, अरुणाचल में दहकती है। क्या बात है! ये ट्रिक मुझे इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें नदी का स्वभाव भी छुपा है। बिल्कुल। तिब्बत के शांत माहौल में मानो वो कोई गीत यानी सांग गा रही हो। तो वो हो गई सांगपो। और अरुणाचल के पहाड़ों से भयंकर वेग से गिरते हुए वो आग की तरह दहकती है, बिल्कुल, यानी दिहांग। बहुत ही लॉजिकल है। तो चलिए इस पहली ट्रिक को एक छोटे से क्विज के जरिए पक्का कर लेते हैं। एकदम, पूछिए। मान लीजिए प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के पठार पर किस नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूं तो मैं तुरंत उस ट्रिक को याद करूंगा। तिब्बत में सांग गाती है, सांग मतलब सांगपो, तो जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, सांगपो। एकदम सही। अब देखिए, अरुणाचल में दिहांग के रूप में प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और असम की घाटी में पहुंचती है। और यहाँ से इसका एक विशाल नदी तंत्र बनना शुरू होता है। हाँ, क्योंकि आसपास की पहाड़ियों से कई छोटी बड़ी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज अपना पानी लेकर इसमें मिलने लगती हैं। तो अब हमें इन सहायक नदियों के इस भूल भुलैया को सुलझाना है। हाँ। सबसे पहले बात करते हैं बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक से मिलने वाली नदियों की। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र के साथ साथ अरुणाचल से असम की तरफ बह रहे हों तो हमारे बाएं हाथ की तरफ से जो मुख्य नदियां आकर मिलती हैं वे हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। एकदम सही। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जिसने मुझे हमेशा से चौंकाया है, लोहित नदी। दस्तावेजों में से खून की नदी या रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। हाँ, ये नाम काफी मशहूर है। मतलब ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉरर फिल्म का सीन हो। क्या इस खूनी नदी के पीछे कोई डरावना कारण है या ये पूरी तरह से एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है? ये नाम सुनने में जरूर डरावना लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा। देखिए, लोहित नदी पूर्वी हिमालय के जिन जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है ना, वहाँ की जमीन मुख्य रूप से लाल लेटेराइट मिट्टी से बनी है। लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। वही तत्व जो लोहे में जंग लगने पर उसे लाल कर देता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। तो जब मॉनसून के दौरान भारी बारिश होती है तो नदी का प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि वो इस लाल मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है। ओहो। और ये लाल मिट्टी पानी में पूरी तरह घुल जाती है, जिससे नदी का पूरा पानी गहरे लाल या खूनी रंग का दिखने लगता है। क्या बात है! प्रकृति खुद अपना रंगमंच तैयार कर रही है। आयरन ऑक्साइड पानी में मिलकर उसे खूनी बना देता है। ये तो भूलना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन असली चुनौती वो नहीं है। फिर क्या है? असली चुनौती ये है कि परीक्षा में जब 4 नदियों के नाम एक साथ आएंगे तो ये कैसे याद रहे कि दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली बाएं तट की ही नदियां हैं। अरे हाँ, वहां तो सब मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए कोई ट्रिक है आपके पास? बिल्कुल है। हमारी दूसरी शानदार ट्रिक हाजिर है। इसे बस एक छोटी सी कहानी की तरह याद रखना है। ट्रिक है, लोहित और दिबांग ने धन की कॉपी की। लोहित और दिबांग ने धन की कॉपी की। मतलब लोहित और दिबांग नाम के 2 लोग हैं जिन्होंने धन कमाने के लिए किसी चीज की कॉपी की। बिल्कुल। तो लोहित से लोहित नदी, दिबांग से दिबांग नदी, धन से धनसिरी और कॉपी से कोपिली। यार, ये तो एक पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म की तरह दिमाग में छप गया। यही तो निमोनिक्स का जादू होता है। तो आइए इसे भी टेस्ट करते हैं।
मान लीजिए परीक्षा में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर मिलती है, और आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो मैं बस ये सोचूंगा कि बाएं तट पर कुछ चोरी या कॉपी करने का काम हुआ था। लोहित और दिबांग ने धन की कॉपी की। अगर विकल्पों में लोहित, दिबांग, धनसिरी या कोपिली में से कोई भी नाम दिखता है तो वही सही जवाब होगा। बिल्कुल। और अगर परीक्षक ये पूछे कि खूनी नदी कौन सी है, तो वो तो मुझे याद ही है, लोहित। एकदम सटीक। अब जब बाएं तट का मामला सुलझ गया है तो वक्त है नदी के दाएं तट यानी राइट बैंक की ओर रुख करने का। चलिए दाएं तट पर चलते हैं। यहाँ से स्थिति और भी विशाल हो जाती है, क्योंकि दाएं तट से ही ब्रह्मपुत्र में पानी का सबसे बड़ा रेला आता है। हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियरों का पिघला हुआ पानी भारी मात्रा में इसी तरफ से आता है। तो हमारे नोट्स के अनुसार दाएं तट की प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण नाम है सुबनसिरी का, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जी बिल्कुल, सुबनसिरी सबसे बड़ी है। लेकिन यहां मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, एक छोटा सा पुशबैक देना चाहता हूं आपको। हाँ, पूछे। ईमानदारी से बताइए, क्या एक कैंडिडेट के लिए सच में इतने सारे नाम रटना जरूरी है? मतलब क्या सिर्फ सबसे बड़ी नदी यानी सुबनसिरी का नाम याद रखना काफी नहीं है? हम दिमाग पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता भी याद करें? ये एक बहुत ही वैलिड और तार्किक सवाल है। देखिए, अगर आज से 10 या 15 साल पहले की परीक्षा होती ना, तो शायद सिर्फ सुबनसिरी याद रखना काफी होता। तो अब क्या बदल गया है? आज के समय में विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। अच्छा, परीक्षक अब सीधे और आसान सवाल नहीं पूछते, वे मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करे वाले सवाल बनाते हैं। वे आपको इन नदियों के नाम देंगे और कहेंगे कि इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ओहो, मतलब सिर्फ नाम नहीं, उनका ऑर्डर भी याद होना चाहिए। बिल्कुल। या वे एक तरफ नदियों के नाम देंगे और दूसरी तरफ बायां तट और दायां तट लिखकर मिलान करने को कहेंगे। अगर किसी उम्मीदवार को पूरी सूची याद नहीं है तो वो सिर्फ 1 अंक नहीं गवाएगा, बल्कि नेगेटिव मार्किंग का शिकार होकर रेस से ही बाहर हो सकता है। बाप रे, ये तो परीक्षकों द्वारा बिछाया